जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर 3 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटीट्यूड के नेचर, उसके टाइप्स और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एटीट्यूड बनता है, ठीक वो हमने देखा था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। दृष्टिकोण जो हमारा होता है या जिसे हम रवैया कहते हैं, इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मतलब जो हमारा एटीट्यूड बनता है हमारे, ठीक, वो कैसे बनता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हमारा एक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब रवैये का निर्माण या दृष्टिकोण का निर्माण होता है। देखिए, एटीट्यूड फॉर्मेशन means how people develop their feeling, beliefs and behavior towards people, things और ideas। देखिए, दृष्टिकोण का जो निर्माण होता है या रवैये का जो निर्माण होता है, इसका मतलब ये है कि लोग जो होते हैं ना, वो विचार, भावना, फीलिंग्स, बिलीव्स भावना और बिहेवियर व्यवहार कैसे विकसित करते हैं, यही होता है दृष्टिकोण का निर्माण या रवैये का निर्माण। बात समझ में आ रही है? तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब होता है हाउ पीपल डेवलप देयर फीलिंग्स। मतलब वो लोग अपने विचार हो या अपने लोग जो भावनाएं होती हैं लोगों की बिलीव्स, या उनका जो व्यवहार होता है दूसरे लोगों के साथ, किसी चीज के साथ या किसी आइडिया के साथ, ठीक, तो ये जो विकसित होता है इंसान के अंदर, इसी को कहा जाता है दृष्टिकोण का निर्माण, एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक। दूसरी बात, एटीट्यूड आर नॉट इनबॉर्न, दे आर लर्नड थ्रू एक्सपीरियंस, फैमिली, एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए, अब हमारे अंदर जो दृष्टिकोण होता है या जो रवैया होता है ना हमारा, ये हमारा जन्मजात नहीं होता। मतलब ये जन्म से नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि हमारा जो अनुभव है, जो हम सीखते हैं एक्सपीरियंस से, इसके अलावा हमारा जो परिवार होता है उससे, हमारी जो शिक्षा होती है उससे, ठीक है, और हमारा जो समाज होता है उससे। तो हमारे अंदर जो दृष्टिकोण या जो हमारा रवैया होता है, उसका निर्माण करना या तो अनुभव से हमें निर्माण होगा, हमारे अंदर एटीट्यूड आएगा, या तो हमारी फैमिली, परिवार जो हमारा है वो हमारा एटीट्यूड के निर्माण का काम करेगा, या जो हम शिक्षा लेते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो दृष्टिकोण जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, उसे बल्कि अनुभव से, परिवार से, शिक्षा से और समाज से सीखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है यहां तक? तो एटीट्यूड, दृष्टिकोण के निर्माण की विधि समझ में आई। तो देखिए, दृष्टिकोण का निर्माण का मतलब ही यही है कि जब लोग अपने अंदर विचार, भावनाएं या उनका जो व्यवहार है, ठीक है, वो कैसे विकसित करते हैं, यही एटीट्यूड फॉर्मेशन। फिर ये जो दृष्टिकोण या एटीट्यूड होता है, ये जन्मजात नहीं होता, ये हमें अनुभव, एक्सपीरियंस से, फैमिली, परिवार से, एजुकेशन, शिक्षा से और सोसाइटी, समाज से सीखे जाते हैं। यहां तक समझ में आया? अब मेन मेथड्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब कौन कौन सी विधियां हैं जिससे दृष्टिकोण बनता है, एटीट्यूड बनता है। सबसे पहला है फैमिली इन्फ्लुएंस, परिवार का प्रभाव। Attitudes first develop in childhood through parents and family members. Example, a child learn honesty and respect from parents. देखिए, बचपन में जब माता पिता और परिवार जो है, ठीक है, उनसे हम मूल्य और विचारों को सीखते हैं।
मतलब हमारा बचपन में जो एटीट्यूड डेवलप होता है वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे और जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो आपका दृष्टिकोण होता है वो जन्मजात नहीं होता, वो आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है। बचपन में आपको तो किसी चीज का आइडिया है नहीं, आप क्या जानेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको कौन सिखाता है? आपको माँ बाप सिखाते हैं, आपको आपका परिवार सिखाता है, जिससे आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चे को माता पिता ईमानदारी और सम्मान का भाव सिखाते हैं, बचपन से सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, और ईमानदारी रखें, ठीक है, ठीक। तो ये जो होता है, ये आपके अंदर जो दृष्टिकोण आपका बनता है वो आपके परिवार की वजह से बनता है। तो परिवार का प्रभाव भी सबसे पहले स्टेज में क्या होता है? आपके परिवार का प्रभाव। अगला बात करें, अगला है सोशल एनवायरनमेंट, जो आपका सामाजिक वातावरण होता है। देखिए, अब सामाजिक वातावरण के अंदर आपके लोग जो आते हैं वो एक तो आपके दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स। दूसरा आपके जो शिक्षक रहे हैं, टीचर्स रहे हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, वो आते हैं। और तीसरा है समाज, सोसाइटी। दीज थ्री थिंग्स शेप आवर थिंग्स एंड वैल्यूज। मैंने आपको बताया कि मित्र हो, चाहे शिक्षक हो या समाज हो, ये व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी, जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। क्यों सुनाई जाती? आपके मित्र जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, वो जैसी संगत में आप रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे, ठीक। तो आपके जो मित्र होते हैं या जो आपके शिक्षक हैं या जो आपका समाज है, ये व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ठीक। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो विद्यालय में टीम वर्क से सहयोग की भावना विकसित होती है एक बच्चे में। जो टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क, उसमें क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना होती है ना, वो बच्चे में स्कूल में विकसित होती है। क्योंकि देखिए, घर में तो बच्चा अकेला होता है या ज्यादा से ज्यादा उसका एक भाई बहन होगा, ठीक। लेकिन स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनका जो टीम वर्क होता है, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना, तो उससे वो सहयोग की भावना जो है वो सीखते हैं स्कूल से। तो मैंने आपको बताया, पहला था आपका परिवार का प्रभाव, और दूसरा क्या है, आपका सामाजिक वातावरण। तीसरा जो होता है वो होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, ठीक। सक्सेस, फेलियर, हैप्पीनेस और पेन, चेंज और बिल्ड एटीट्यूड्स। देखिए, होता क्या है, अगर आपको सफलता मिलती है, ठीक है, या असफलता मिलती है, या आप सुख दुख, या आपके सुख हो या दुख हो, ये जो घटनाएं हैं ना, ये आपके दृष्टिकोण को बदलती या बनाती, ठीक। अब देखिए कैसे। देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें सक्सेस मिल गई, ठीक है, तो आपका आपके काम के प्रति एक जो होता है सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है, या सकारात्मक रवैया बनता है, या पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। मानते हैं आप इस बात? अगर आपने कोई काम किया और उसमें आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन अगर आप वही काम कर रहे हैं और आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक नकारात्मक दृष्टिकोण आता है। देखिए, ये आता है, ये इनबॉर्न है, ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर है। आप इस चीज को जस्टिफाई ये नहीं कह सकते कि भाई आप कुछ चार अच्छी चीजें बता दे, चार महान बनने वाली चीजें बता दे, ये नहीं होता है। अगर आपको असफलता मिल रही है तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, ये होता है। बात सही गलत की नहीं, बात है कि अगर आपको सफलता मिलती है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। आपने देखा हो कभी भी बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे, जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वही आपको पॉजिटिव बात करते हुए मिलेंगे। आप उनसे कभी भी बात करिए, वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको सक्सेस मिली है, तो उससे उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो गया। वही अगर आप, मतलब जैसे कोई फेल कर गया, अगर आप उसके पास जा करके उससे सकारात्मक बात की उम्मीद करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो फेल हुआ।
तो आपके दृष्टिकोण को बदलने का काम या बनाने का काम आपका व्यक्तिगत अनुभव भी करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा है, अ गुड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डॉक्टर। देखिए, अब आप अस्पताल गए, ठीक है, आप अपने मरीज को लेकर के गए इलाज के लिए। अब अगर अस्पताल वालों ने आपके मरीज को बचा लिया, तो आपका दृष्टिकोण जो होगा वो अस्पताल के लिए, डॉक्टर के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, आपने देखा हो लोग गले लगा लेते हैं डॉक्टर को, धन्यवाद देने लगते हैं, कहते हैं आप तो भगवान का रूप है। ठीक, लेकिन अगर उसी परिस्थिति में अगर पेशेंट को कुछ हो जाए, तब आपका एटीट्यूड आप देखिएगा एकदम से बदल जाता है। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में मारपीट भी करने लगते हैं, डॉक्टर को मारने लगते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस से आता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि भाई आप अस्पताल में गए अपने मरीज को लेकर के, अगर वो ठीक हो गया तो आप खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। और अगर उसको कुछ हो गया तो आप दुखी हो जाएंगे, और दुखी हो जाएंगे तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। तो दृष्टिकोण आपके व्यक्तिगत अनुभव से भी बदलता है या बनता है। ठीक, अगला बात करें लर्निंग एंड एजुकेशन। नॉलेज एंड एजुकेशन डेवलप्स लॉजिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड्स। देखिए, शिक्षा जो होती है ना, वो व्यक्ति में एक तो तर्क संगत, लॉजिकल, और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। एक तो लॉजिकल, लॉजिकल मतलब तर्क संगत, ठीक है, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पर्यावरण शिक्षा से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जो हम पर्यावरण पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें अवेयरनेस, ताकि हम पर्यावरण को दूषित ना करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, इसलिए हमको पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे हमारा जो पेपर नंबर 3 का पार्ट बी है, उसमें आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। एनवायरमेंट एक पूरा चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको वातावरण। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम वातावरण को स्वच्छ रख सके और हम वातावरण के महत्व को समझ सके। तो ये जब हमने उसको समझा कि भाई हमें कचरा नहीं करना चाहिए, हमें कहीं डस्टबिन देख करके वहां फेंकना चाहिए, हमें कहीं पर भी कचरा नहीं फेंक देना चाहिए, हमें कैसे पता चला? ये हमने सीखा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा, इसलिए हम स्वच्छता पे ध्यान रखते हैं। ठीक, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति पेड़ काटने के बारे में नहीं सोचता। क्यों? हमने पढ़ा कि भाई पेड़ों का क्या महत्व है। ठीक, ये कोई जन्मजात हमारे अंदर थोड़ी आया है एटीट्यूड, हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक, तो हम एजुकेट हुए, तो हमने वहां से अपना एक दृष्टिकोण बनाया कि नहीं भाई, हमें पेड़ नहीं काटना है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन की रेखा है, एक तरीके से कहा जाए जीवन रेखा है हमारी। तो जो हमारा शिक्षा होती है, ठीक है, या जो हमारा ज्ञान होता है, उससे हमें एक तो तर्क संगत, लॉजिकल, और दूसरा होता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक, ये दृष्टिकोण पैदा करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि भाई हम पर्यावरण शिक्षा से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पर्यावरण की जो हम शिक्षा लेते हैं, उससे स्वच्छता के प्रति क्या होती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है। समझ में आया आपको? ये भी हमारे अंदर क्या बनाता है, एटीट्यूड बनाता है। ये सब जो है ये विधि हैं जिससे आपके एटीट्यूड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आपके जो एटीट्यूड होता है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये सब विधियां हैं इसकी। ठीक, अगला बात करें। अगला होता है मीडिया का प्रभाव, मीडिया इन्फ्लुएंस। देखिए, हमारे यहाँ टीवी है, सोशल मीडिया है, फिल्म है, जो हम फिल्में देखते हैं, या जो विज्ञापन है, ठीक है, ये भी लोगों के विचारों को प्रभावित करता है। आप सोचिए, कंपनियां बेवकूफ तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े ऐड देती हैं, इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट देती हैं अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। भाई लोग उससे देख करके इन्फ्लुएंस होते होंगे ना, तभी तो वो कर रहे हैं। आपने देखा हो कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े नामी लोग, उनके जो होते हैं एड में काम करते हैं।
तो क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं प्रोडक्ट के प्रति। या आप चले जाइए सोशल मीडिया में, आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया का बहुत जमाना है। आजकल आपका तुरंत, इसीलिए मैंने आपको कल भी एक उदाहरण दिया था कि हर बार सरकार और पुलिस या कोर्ट हमेशा इस बात को कहते हैं कि फेक न्यूज से बचिए। फेक न्यूज भ्रम फैलाने के लिए होती है। तो आपको क्या लगता है ये भ्रम कैसे फैलाया जाता है? ये भ्रम फैलाया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अलग अलग लिंक्स आते हैं। वो क्या होते हैं? आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए वो चीज की जाती है। आपने देखा हो पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी का प्रमोशन करती हैं। तो आपने देखा हो कि उनके जो ट्वीट्स होते हैं या उनके जो फेसबुक पेज होते हैं, उसमें अलग अलग वीडियोस, अलग अलग वो किसी भी तरीके से, अगर ऑपोजिशन का पेज है तो वो सरकार की हर चीज को, नाकामी को दिखाने का प्रयास करेगा, या अगर सरकार की बात है तो वो विपक्ष की नाकामी दिखाने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होता है, ये इन्फ्लुएंशियल होता है। इससे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो बदलता है। ठीक है, तो टीवी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, या आपका विज्ञापन हो, ये लोगों के विचारों को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप याद करिए, जब 2014 में, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तब पहली बार उन्होंने जब 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर झंडा फहराया था, तो उन्होंने एक मिशन का नाम दिया था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने एक अभियान चालू किया था जिससे हमें देश को स्वच्छ करना है। उसके बाद जिस तरीके से सोशली और सामाजिक तौर पर, या जो सफाई के प्रति, तो जो हमारा दृष्टिकोण बना वो कैसे बना? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15 अगस्त 2014 को वो स्पीच सुन करके सब अवेयर हो गए? नहीं। उसके बाद फिर उसको प्रमोट किया गया, लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया गया सोशल मीडिया के थ्रू और चैनल्स के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू, जिससे हमारा सफाई को लेकर के दृष्टिकोण बदला। आप सोचिए 2014 के पहले हमारा एटीट्यूड क्या था? हम कुछ भी खाते थे, किसी भी चीज में खाते थे, हम कभी डस्टबिन नहीं देखते थे। हम ये नहीं देखते थे कि डस्टबिन कहाँ है, जहां मर्जी आई फेंक दिया। आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पे चले जाते थे आप, या कहीं पर भी चले जाते थे, कितनी गंदगी होती थी, गंदगी की इंतहा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे स्वच्छता का अनुभव बताते 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 लोगों का दृष्टिकोण बदला। और आज हम क्या, हम मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आज मैं कहीं पर भी एक पानी पूरी भी खा रहा हूं तो मैं डस्टबिन देखता हूं कि डस्टबिन कहाँ है। और ऐसा सिर्फ अकेले मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे देश का हर व्यक्ति कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये दृष्टिकोण बदला, और ये मीडिया इन्फ्लुएंस से बदला। क्योंकि स्वच्छता के बारे में जो हमें विज्ञापन में बताया गया, उस हिसाब से हमारा दृष्टिकोण बदला स्वच्छता को लेकर। ठीक। तो अ सोशल एड प्रमोटिंग क्लीननेस कैन इंस्पायर पॉजिटिव बिहेवियर। समझ में आया आपको? तो मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया का जो प्रभाव होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, या विज्ञापन हो, ये भी आपके लोगों के विचारों को क्या करता है? प्रभावित करता है, दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक। अगला बात करो। अगला है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। देखिए, जो हमारी संस्कृति और धर्म जो होता है, ठीक है, जैसे हमारे जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, या हमारा जो धर्म है, या हम कहें धार्मिक मान्यताएं, या सांस्कृतिक जो हमारी मूल्य है, वो हमारा नैतिक, ठीक है, ठीक है, नैतिक दृष्टिकोण बनाते हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक। तो देखिए क्या होता है, संस्कृति जो हमारे देश में, जो हमारे पर्टिकुलर देश में जो परंपराएं चलती हैं, ट्रेडिशंस, या हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं, रिलीजियंस के जो बिलीव्स हैं, धार्मिक मान्यताएं, या हमारी जो सांस्कृतिक मूल है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या करती हैं? हमारे अंदर मूल्य और नैतिक दृष्टिकोण बनाती है, मॉरल एटीट्यूड हमारा बनाती है। ठीक।
जैसे उदाहरण के तौर पर त्योहार बांटने और एकता की भावना सिखाता है। आपने देखा हो फेस्टिवल्स के टाइम पर हम मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। आपने देखा हो परिवार इकट्ठा होता है त्योहार में, स्पेशली अगर हम दिवाली की बात करें या कोई भी त्योहार। तो त्योहार हमें क्या सिखाता है? त्योहार हमें बांटना सिखाता है, हमें एकता की भावना सिखाता है। कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार, ठीक। तो ये एक फैक्टर होता है जिससे भी हमारा जो संस्कृति और धर्म है उस आधार पर भी हमारा एक दृष्टिकोण बनता है एक दूसरे के साथ एकता की भावना का। त्योहारों में आप देखिए मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, अन्य धर्मों में अलग चीज़ें बाँटी जाती हैं, लेकिन बाँटी जाती हैं। तो शेयरिंग करना या टुगेदरनेस, एकता, ये हमें त्योहार सिखाता है। त्योहार कहाँ से है? हमारे परंपराओं में। नेक्स्ट, ग्रुप एंड पीर इन्फ्लुएंस। देखिए समूह और साथियों का प्रभाव। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपके साथी होते हैं या जो आपका समूह होता है वो भी आपको प्रभाव डालता है। पीपल ऑफन अडॉप्ट सिमिलर एटीट्यूड्स सिमिलर टू देयर ग्रुप्स और फ्रेंड्स टू गेन एक्सेप्टेंस। देखिए आपने देखा हो कि जब भी कभी दोस्तों का समूह होता है, ठीक, तो अपने आप को स्वीकार किया जाए, उनको भी स्वीकार किया जाए, इसलिए भी लोग अपना दृष्टिकोण जो होते हैं, सोच जो होती है, वो अपने दोस्तों की तरह सोचने लगते हैं। मैंने आपको बताया था ना कुछ देर पहले कि जो मित्र होते हैं आपके, ठीक है, वो आपके दृष्टिकोण पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक, क्योंकि वो आपके साथ लंबे समय तक रहते हैं, ठीक। आपने देखा हो एक बच्चा माँ बाप के साथ जब रहता है तो उसका दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में बाहर पढ़ने जाता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? उनके दोस्तों की वजह से, वो जिस सर्किल में रह रहा है उसकी वजह से। देखिए अगर वो सर्किल अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला, तो बच्चा भले ही अपने स्कूल टाइम पे पढ़ता हो लिखता हो नहीं, लेकिन उनके साथ जा करके वो पढ़ना शुरू कर देगा, ये होता है। और अगर लड़का कितना भी अच्छा स्कूल में पढ़ा हो, अगर वहां जा करके बदमाश दोस्त मिल गए जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, गलत सलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत सलत काम करने लगेगा, क्योंकि उसे अपने ग्रुप में अपनी स्वीकार्यता सिद्ध करनी है दोस्तों के बीच। तो उसको उसके उन दोस्तों के दृष्टिकोण के हिसाब से सोचना पड़ेगा, वरना आप फिर ग्रुप में नहीं बैठ सकते। फिर वो आपको अलग कर देंगे, अगर आपका अलग एटीट्यूड है तो वो आपको अलग कर देंगे, जैसे भाई भाई दोस्ती नहीं है हमारी। हुँ? तो आप बात समझ रहे हैं? तो जैसी संगत वैसा आपका ढांचा बनता ही बनता है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस होंगे कुछ बच्चों के जो इन्फ्लुएंस नहीं होते, बाकी मैक्सिमम लोग इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं। तो समूह और जो साथियों का प्रभाव है वो भी आपको क्या करता है, आपके दृष्टिकोण को बनाता है। समझ में आ गया आपको? उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके दोस्त जो हैं अगर वो फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो आपका एक्सरसाइज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। ठीक, ये सिर्फ उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिटनेस को महत्व देने वाले दोस्तों के कारण व्यायाम के प्रति, व्यायाम या एक्सरसाइज जो होती है उसके प्रति आपका भी सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन। प्रशंसा और दंड। देखिए थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एटीट्यूड्स आर लर्न। देखिए आपने कभी देखा हो, आप अच्छा काम करते हैं तो आपके माँ बाप आपको पुरस्कार देते हैं। क्यों देते? कभी सोचा? भाई आपने अच्छा मार्क्स लेकर के आए, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ये दिलाएंगे, आपने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। क्यों? वो आपके अंदर उस मार्क्स के प्रति एक दृष्टिकोण बनाते हैं कि भाई यही काम करना है, इससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो उसके प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। जैसे आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, अब आपके पेरेंट्स अगर आपको रिवॉर्ड देंगे तो आप अगली बार सोचेंगे कि हम और अच्छे मार्क्स लाएं ताकि हमें और अच्छा रिवॉर्ड मिले। ठीक,
लेकिन अगर आपने गलत, क्योंकि आप वो चाहते हैं कि ये जो अच्छे मार्क्स आए हैं इसके प्रति आपका सोच सकारात्मक, तो जब सकारात्मक सोच होगी तो आगे आप और मेहनत करेंगे। लेकिन वही अगर आप फेल होते हैं तो माँ बाप पनिश करते हैं। पनिश क्यों करते हैं? ताकि आप वो गलती दोबारा ना दोहराओ, आपका उसके प्रति एक नकारात्मक प्रभाव पड़े, दृष्टिकोण पड़े कि नहीं यार फेल नहीं होना। तो क्लासिकल या प्रशंसा या दंड, कंडीशनिंग, इसमें मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अगर आपको उसको पुरस्कृत कर रहे हैं तो वो आपके लिए और अच्छा काम करेगा आगे चल के, क्योंकि आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा है कि ईमानदारी पर प्रशंसा मिलने से सत्य के प्रति अच्छा दृष्टिकोण बनता है। मतलब कि एक स्टूडेंट है जिसने ईमानदारी दिखाई तो उसकी प्रशंसा होगी ताकि सत्य के प्रति अच्छा दृष्टिकोण बने, सही दृष्टिकोण बने। समझ में आ गया आपको ये? ठीक। तो ये सारे जो थे ये हमारे फॉर्मेशन मेथड थे जिसके जरिए हम एटीट्यूड का फॉर्मेशन करेंगे, दृष्टिकोण के निर्माण की विधियां थी। तो आपको ये सारी विधियां समझ में आ गई? ठीक, सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा, 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये 8 मेथड्स हैं जिसके जरिए हम एटीट्यूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। ठीक, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, दृष्टिकोण के कार्य क्या है, दृष्टिकोण जो हमारा बना है उसके काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। एटीट्यूड functions describe why people hold certain attitudes and how these attitudes help them in daily life। देखिए, दृष्टिकोण के कार्य जो होता है, मतलब आपका देखिए आपने एक दृष्टिकोण बनाया, ठीक है, अब उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, भाई कार्य करेंगे ना, तो वही मैं कार्य की बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड का फंक्शन। तो दृष्टिकोण के जो कार्य होते हैं ये लोगों के बारे में बताते हैं कि लोग कोई विशेष दृष्टिकोण क्यों रखते हैं, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड लोग क्यों रखते हैं ये बताते हैं, और ये उनके जीवन में कैसे मदद करता है। ठीक है, हाउ दीज एटीट्यूड हेल्प देम इन डेली लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि जब आप कभी अच्छे नंबर लेकर के आते हैं एग्जाम में तो आपके माँ बाप आपको पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, इससे आपको एग्जाम के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया कि यार मैं आगे और मेहनत करूंगा, अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे और अच्छा इनाम मिलेगा, ये होता है। तो वो क्या कर रहा है, पढ़ना शुरू कर रहा है अच्छे से। तो वो जब आप पढ़ते हुए उसको देख रहे हो तो उससे क्या पता चल रहा है आपको, उससे आपको ये पता चल रहा है कि इस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण है, और ये इसने क्यों रखा है ये भी समझ में आ गया आपको। भाई उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, उसको अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड उसने रखा, और वही एटीट्यूड जिंदगी में उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो आगे चल के कामयाब होंगे ही होंगे। तो वही एटीट्यूड उसको जीवन में कैसे मदद करता है, बात समझ में आ रही, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव दृष्टिकोण बना ना, सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये मदद करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डेनियल कार्ड्स देयर आर 4 मेन फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेनियल कैट्स, ठीक है, इन्होंने बताया कि दृष्टिकोण के 4 प्रमुख कार्य होते हैं, सबसे 4 प्रमुख कार्य, 4 मेन फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अब वो कौन कौन से कार्य होते हैं? सबसे पहला कार्य होता है एडजस्टमेंट या यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटेरियन फंक्शन, इसका मतलब होता है समायोजन या उपयोगितावादी कार्य। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगितावादी, और एडजस्टमेंट का हिंदी में मतलब होता है समायोजन। ठीक है, तो हेल्प्स पीपल गेन रिवॉर्ड एंड अवॉइड पनिशमेंट। We develop positive attitude towards things that benefit us and negative ones towards things that harm us. Example, liking a boss who praise and rewards good work. देखिए,
मैंने आपको बताया समायोजन या उपयोगितावादी। जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर पुरस्कार प्राप्त करना है या दंड से बचना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका एक समायोजन या उपयोगितावादी कार्य होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उन कार्यों के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं जिन कार्य से हमें फायदा होगा। आपने देखा हो कि जो काम से हमें फायदा हो रहा है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी। ठीक है, और जिस काम से हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है, जिस काम से हमको नुकसान हो रहा है उसके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो हमारा फायदा या नुकसान किसमें है, हम उस हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक है, और उसी दृष्टिकोण के हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम अगर ये काम कर लेंगे तो हमको इनाम मिलेगा, तो हमारा उस काम के प्रति क्या होगा, सकारात्मक रवैया होगा, और हम उस काम को और तीव्रता से करेंगे। लेकिन अगर हमें यह पता है कि इस काम को करने से हमें वहां साथ बुरा होगा, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके प्रति हमारा एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है, जैसे चोरी करना। ठीक, अब चोरी करने से आप भी जानते हैं कि फायदा तो किसी का होना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसको सकारात्मक मानते हैं कि उससे उनको बेनिफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है उनके पास, उनके लिए वो बेनिफिट है। आप बात समझिए, ये भी लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। कायदे से तो देखा जाए तो चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी हो रही है ना, मतलब लोग कर रहे हैं चोरी। अब ऐसा तो है नहीं कि चोर के पास दिमाग नहीं है, चोर के पास आपसे ज्यादा दिमाग है, क्योंकि वो कितना दिमाग लगा रहा है आप सोचिए चोरी करने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि उसके लिए बेनिफिट का मतलब है, उसके लिए फायदे का मतलब है पैसा, बस। उसको और कोई चीज नहीं दिख रही, उसको सिर्फ पैसा दिख रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो उसको मान ही नहीं रहा है। वो पैसे को ही बेनिफिट मान रहा है कि पैसा मिलेगा, मेरे मैं सुख से रहूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति की आप बात करेंगे जो ईमानदार है, वो क्या कहेगा, वो उस बात को नेगेटिव उसमें लेगा, चोरी को। उसका दृष्टिकोण चोरी के प्रति नेगेटिव होगा। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक चीज, लेकिन कुछ लोगों का रवैया उसके प्रति सकारात्मक है और कुछ का नकारात्मक। बात समझ रहे हैं? ठीक, उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है, जैसे बॉस, उस बॉस को जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो पसंद करते हैं जो अच्छे काम के लिए इनाम देता है। हमेशा याद, जो बॉस अच्छे काम के लिए इनाम देता है उसको हमेशा प्रेज किया जाता है उनके एम्प्लॉयज के द्वारा। तो समझ में आया आपको? तो इसमें अपना क्या देखना है, समायोजन या उपयोगितावादी। हमें वो कार्य करना है जिससे हमारा बेनिफिट हो, उसके प्रति हमारा रवैया सकारात्मक रहेगा, और जो काम हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसके प्रति हमारा रवैया नकारात्मक रहेगा। समझ में आ गई बात? अगला बात करते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन। प्रोटेक्ट अ पर्सन सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम फ्रॉम थ्रेट। देखिए, इसमें क्या होता है, अहम सुरक्षात्मक कार्य, ईगो, अहम जो होता है ना लोगों में, उसका सुरक्षात्मक कार्य ये हम करते हैं, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने अहम की रक्षा करता है। ठीक है, मतलब आत्मसम्मान और अहम की रक्षा करता है व्यक्ति की। पीपल में होल्ड सर्टन एटीट्यूड टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर और हाइड देयर वीकनेस। देखिए, होता क्या है, लोग अपने दोषों को छिपाने या स्वयं को सही ठहराने के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। आपने देखा हो कि ज्यादातर लोगों में ये दृष्टिकोण होता है या ये उनका रवैया होता है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। उनको उनको अपनी गलती माननी ही नहीं, वो सिर्फ दूसरों को दोष देंगे। ये होता है इको डिफेंसिव फंक्शन। मतलब आप अपने अहम को सुरक्षात्मक कार्य कर रहे हैं, अपने अहम को सुरक्षा दे रहे हैं, अपने अंदर के कमजोरी को और अपने आप को सही ठहराने के लिए
आप ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक, तो पीपल में होल्ड सर्टन एटीट्यूड्स टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर और हाइड देयर वीकनेस। मैंने आपको बताया ना, अपने आप को सही साबित करने और अपने अंदर की कमजोरियों को छिपाने के लिए लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से कार्य करते हैं, अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा फेल हो जाता है क्लास में, ठीक है, अगर स्कूल का बच्चा फेल हो गया क्लास में, ठीक, तो वो अपने आप को छोड़ करके बाकी पूरे संसार को दोष देता है। ये आप देखिएगा, वो सबसे पहले तो टीचर को ब्लेम करेगा कि टीचर ने चेकिंग ठीक से नहीं की, नंबर कम दिए। फिर स्कूल वालों को ब्लेम देगा, मतलब कि वो सबको ब्लेम देगा अपने आप को छोड़ करके, क्योंकि वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये बड़ों में भी होता है। वो अपनी गलती नहीं देखेंगे, वो सामने वाले को दोष करेंगे कि हाँ भाई इसकी गलती। बात समझ रहे हैं हम? तो अपनी मिस्टेक को ना अपना करके, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर ना करके आप दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। यही ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है, अहम सुरक्षात्मक कार्य। क्योंकि उसमें आप अपने अहम की सुरक्षा कर रहे हैं कि मैं झुक कैसे जाऊं, मैं गलत कैसे हो गया, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये ईगो है, ये अहम है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, या मुझसे गलती नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? तो ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन, समझ में आया आपको? अगला है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। allows individual to express their value, belief and self concept। ये व्यक्ति को अपने मूल्य, विश्वास और व्यक्तित्व को व्यक्त करने में मदद करता है। ठीक, मतलब कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने मूल्य को, अपने विश्वास को या अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने में मदद करता है। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, इट शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। देखिए, ये आपको बेसिकली क्या है, बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। भाई आप किस तरीके के इंसान हैं और आपका दृष्टिकोण क्या है। जैसे सपोर्टिंग, उदाहरण के तौर पर सपोर्टिंग चैरिटी वर्क, शोइंग केयर एंड काइंड एटीट्यूड। आपने देखा हो बहुत से लोग चैरिटी करते हैं, बहुत से लोग जो जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है? ये उनके अंदर दया और जो सेवा का उनके प्रति दृष्टिकोण है वो बताता है, जो दयालु और मानवीय दृष्टिकोण है उनके अंदर। आपने देखा हो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये उनके अंदर एक मानवीय दृष्टिकोण होता है, ये उसको दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो अपने मूल्यों को, अपने विचारों को या अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं लोगों के साथ। तो ये वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक है, मूल्य व्यक्त करने वाला कार्य, मूल जो अपना मूल्य है उसको व्यक्त करने वाला कार्य, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं। आपने देखा हो लोग समाज में बहुत सेवा करते हैं, सामाजिक सेवा बहुत करते हैं लोग। क्यों करते हैं? तो उनका एटीट्यूड उससे झलकता है, उनका दृष्टिकोण झलकता है, उनका दयालु या मानवीय दृष्टिकोण उससे झलकता है। ठीक, तो मूल्य व्यक्त करने वाला कार्य, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। समझ में आया आपको? अगला बात करें नॉलेज फंक्शन। हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड अराउंड देम। देखिए, ये क्या करता है, ये व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। मतलब अपनी चीजों को समझने और उसको व्यवस्थित करने में, उसको व्यवस्थित करने में मदद करता है। एटीट्यूड गिव्स मीनिंग एंड मेक द एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल। देखिए, दृष्टिकोण हमें चीजों का अर्थ समझाने और भविष्यवाणी करने में सहायता करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो हमें चीजों का अर्थ समझने और भविष्यवाणी करने में क्या करता है, सहायता करता है। बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस
हेल्प्स गाइड बिहेवियर इन लाइफ। देखिए, यह मानना कि कड़ी मेहनत जो होती है ना वो सफलता मिलती है उससे, जीवन में मार्गदर्शन देता है कि भाई कड़ी मेहनत आप करो, इससे सफलता मिलेगी। समझ में आ गया आपको ये? तो ये ज्ञानात्मक कार्य है, नॉलेज फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे एटीट्यूड के दृष्टिकोण के फंक्शंस थे। ठीक, तो ठीक है, तो दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो एक तो व्यक्ति को एडजस्टमेंट या अनुकूलन कहा जाता है। उस आधार पर कार्य करना होता है कि भाई वो ये देखे कि कहाँ हमें फायदा हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है, किस चीज से। ठीक, उसके प्रति दृष्टिकोण। या इसके बाद बात करें अहम की रक्षा, ईगो डिफेंस। मैंने आपको बताया अपने आप की सच्चाई को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए लोग दूसरे पर ब्लेम करते हैं। ठीक, या फिर अगर मूल्य अभिव्यक्ति, वैल्यू एक्सप्रेसिव, मतलब अपने बारे में लोगों को, अपनी मूल्यों को समझाना लोगों को। भाई अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आपका एक मानवीय दृष्टिकोण है। या चौथा होता है ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज। जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो जाता है, ठीक है, तो आप उसका, उसके हिसाब से दृष्टिकोण बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि भाई कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। ठीक, तो सफलता मिलती है, हमने इस चीज को लेकर के हमें ये गाइडेंस। ठीक है, तो ये था हमारे दृष्टिकोण के कार्य, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, मतलब हमारे दृष्टिकोण के निर्माण की विधियां पढ़ी। ठीक है, हमने 8 विधियां पढ़ी, उसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद फिर हमने फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड पढ़ा, दृष्टिकोण के कार्य पढ़े। ठीक है, अब कल हम कुछ दृष्टिकोण के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे मोरल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड होता है, या एक पॉलिटिकल एटीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो मोरल एटीट्यूड हो गया। ठीक, इसके अलावा आपका जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, नौकरशाही दृष्टिकोण। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी लोगों में होता है, या हम कहें जिसे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड भी लोगों में होता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। ठीक, तो ये हम सब कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नैतिक दृष्टिकोण, मोरल एटीट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे एटीट्यूड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारे इस चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी की तैयारी में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।